अध्यात्म और प्रैक्टिकल का दोनों का विज्ञान का संयोजन हुआ तो तीसरी चीज निकल के आई। क्या नया इसलिए करना चाहते थे कि गिनीज बुक या लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराया जाए? आदमी अगर ठान ले, सोच ले तो कुछ भी कर सकता है जीवन में। फीमेल्स के हेयर लंबे होते हैं, लंबे हेयर से ही वो घुमाव अच्छा आता है। मैं जब साइंस ली तो मुझे ये था कि भाई डॉक्टर बनेंगे और मेडिकल फील्ड में जाने का था। विद्यार्थी जीवन से जो सीखते हुए चलते हैं तो वो चीजें क्या अंदर उसमें समाहित हो जाती है अपने अंदर। कह सकते हैं कि आर्ट्स में भी आपकी साइंस काम आ गई। मेरे दिमाग में आया कि सिंगल हेयर से ओम बनाया जाए। यानी आप चाहते हैं कि पद्मश्री या भारत रत्न आपको मिले। घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं काम करते हैं, हेयरफॉल होता है, बस वो हेयरफॉल से पेंटिंग बन जाती है। हेयर पेंटिंग में भी काफी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। बिल्कुल। तुम सांगा हो, तुम राणा हो, तुम चंद्र हो, तुम बाल हो। संघ की शाखा का भी इसमें योगदान है। पूरे डेडिकेशन के साथ 100% आप मेहनत करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद प्रशांत सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि ये साल 2025 का हमारा पहला इंटरव्यू है और इस पहले इंटरव्यू के साथ हम नए साल की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता है कि हमारे हर एपिसोड में कुछ ऐसी शख्सियत होती है जिनसे कि हमारे यूथ को कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ मोटिवेशन मिलता है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में आपको मैं बताऊं तो वो व्यक्तित्व कुछ अनूठे हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब कभी आपकी गाड़ी 4 पहिया या कोई भी घर के बाहर खड़ी होती है तो उस पर धूल जम जाया करती है, और जब उस पर धूल जम जाया करती है तो छोटे छोटे बच्चे उस पर जो है कुछ कलाकारियां करना शुरू कर देते हैं। वो कलाकारी वहीं तक ही सीमित रहती है। लेकिन आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं उन्होंने कुछ अनूठा प्रयोग किया और उनका प्रयोग कुछ ऐसा रहा कि उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। एक ही नहीं, 2 साल लगातार, 2007 में भी 2008 में भी लगातार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उनका नाम रहा। और इसके बाद उन्होंने जो है लगातार अखबारों की सुर्खियां बटोरी, कई बड़ी हस्तियों से भी मिले। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है खुलासा कर ही देता हूं, बालों से पेंटिंग करते हैं। जी हां, बालों से कलाकारी करते हैं और उनका नाम है अनिल सेन। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार प्रशांत जी, नमस्कार। बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सबसे पहला सवाल आप पे दागा जाता है कि आप बालपन से ही बाल पेंटिंग कर रहे हैं या आपके बाल गोपाल होने के बाद आपको बाल पेंटिंग करने की प्रेरणा मिली? देखिए प्रशांत जी, जैसे शुरू से आप भी जानते हैं, हम अपने बचपन के मित्र हैं जी। तो मुझे क्या कुछ क्रिएटिविटी का बचपन से ही शौक रहा है, स्कूल टाइम से ही। स्कूल टाइम से ही मैं कुछ अलग करने में, कुछ नाटक प्ले करने में और लिखने में, ये मेरी विधाएं कुछ छुपी हुई प्रतिभाएं थी जो धीरे धीरे एजुकेशन के साथ बढ़ती गई जी। तो बचपन से ही क्रिएटिविटी रही है और उसको बढ़ाने में एक जज्बा रहा है, जुनून रहा है कि जीवन में कुछ अलग करें, कुछ डिफरेंट करें, ऐसा शुरू से ही था जी। लेकिन लाइन कौन सी बनेगी आगे चल के वो ईश्वर ही जानता था, परमात्मा ही जानता था। तो ये आप चाहते तो पेंसिल से, पेन से या ब्रश से किसी भी तरह से पेंटिंग कर सकते थे, लेकिन बालों से ही क्यों? आप बालों के ही क्यों पीछे पड़े? हाँ, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। हाँ। देखिए कि क्या रहता है कि जो विद्यार्थी है बचपन से ही स्कूल में, कॉलेज में आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ता है तो कुछ उसकी हॉबीज होती हैं, कुछ एजुकेशन होती है। तो मेरी हॉबी और एजुकेशन जुड़ती गई आगे। और मैं जब स्कूल के दौरान जब छुट्टियां होती थी, समर वेकेशंस वगैरह होते थे तो उसमें मैं बैठ के पेंटिंग्स में इंटरेस्ट था मेरा। तो मैं जैसे फोटो आते थे कोई घर पे खींच के तो उन फोटोज को देख के धीरे धीरे पेंटिंग्स बनाया करता था। ये मेरा एक शौक था।
फिर धीरे धीरे जैसे मैंने एजुकेशन में अच्छा था, इंटेलिजेंट था, मॉनिटर रहता था क्लास में, पहला नंबर आता था क्लास में मेरा, तो मैं हमेशा अपडेट रहने की कोशिश करता था कि मेरा पहला ही नंबर रहना चाहिए। तो ये चीजें ईश्वर ने जन्मजात गुण दिए हैं, उनको मैंने एजुकेशन के साथ साथ मल्टीप्लाई किया। फिर तो जो स्कूल में छुट्टियां होती थी उसी दौरान में कुछ पेंटिंग्स बनाना, कुछ हमारे जो प्रैक्टिकल होते थे उनमें स्पॉटिंग वगैरह, फिर आगे चल के मैंने साइंस ली, साइंस में हमने फिर बॉटनी, जूलॉजी उनके प्रैक्टिकल किए। फिर मैं क्या है कि साइंस के साथ साथ आध्यात्म में मेरा बचपन से रुझान रहा है, तो ध्यान, मेडिटेशन करना, मंदिर जाना, मंत्र जाप का उच्चारण करना। तो जब मैं इन चीजों को करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो और साइंस से मैंने बीएससी किया है महाराजा कॉलेज से, तो प्रैक्टिकल करते करते ही ये चीज मेरे दिमाग में आई और आध्यात्म और प्रैक्टिकल का दोनों का विज्ञान का संयोजन हुआ, तो तीसरी चीज निकल के आई। ग्रेट। तो मैं जैसे ध्यान करता था तो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त होने लगी लगातार। मैं जैसे जब कॉलेज लाइफ में आया तो मैंने अच्छे अच्छे धर्म गुरुओं को पढ़ा मैंने, कि वो क्या कह रहे हैं, संत क्या कह रहे हैं, उनके जो शब्द हैं उनके ऊपर गौर किया, मैगजीन्स वगैरह पढ़नी, भगवत गीता पढ़ना। फिर एजुकेशन में होशियार था तो बुक्स को पढ़ना साथ में, तो वैज्ञानिक में उनके बारे में, तो ये सब चीजें पढ़ता था। तो मुझे लगता था कि यार ये जो नए कंसेप्ट आए हैं या जो नया आविष्कार हुआ है, तो क्यों नहीं एक नया आविष्कार अपन खुद भी कर सकते हैं क्या। ये चीज मेरे अंदर जुनून चलता रहता था, ये सवाल अंदर चलते रहते थे कि ऐसा कुछ डिफरेंट करें, कुछ जीवन में आए तो कुछ करें, ऐसा चलता जुनून था, नींद नहीं आती थी कई बार। क्या नया इसलिए करना चाहते थे कि गिनीज बुक या लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराया जाए? नहीं, मैं जब साइंस ली तो मुझे ये था कि भाई डॉक्टर बनेंगे और मेडिकल फील्ड में जाने का था, और पढ़ने में इंटेलिजेंट थे। लेकिन ईश्वर ने कुछ ऐसा ही कुछ सोच रखा था फ्यूचर में, ये मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे अवार्ड या वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि मुझे कुछ अच्छा और डिफरेंट करना है। आपने जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया 2007, 2008, दोनों साल लगातार आपके नाम आए। तो ये नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आना आपके लिए क्या अनुभव था? जब मुझे मैसेज मिला कि भाई आपका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया है, फिर मेरे कुछ न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यूज वगैरह आने लगे, तो मेरे जो साथ में पढ़ते थे दोस्त, उनके बेस्ट विशेष आने लगे कि आज तो न्यूज़पेपर में आपका आया है, फोटो छपी है आपकी, पूरा डिटेल पढ़ा है हमने। तो एक गर्व महसूस होने लगा कि यार जो चीज सोची थी लाइफ में वो चीजें मिलने लगी है। ग्रेट। स्टेप बाय स्टेप वो चीजें होने लगी थी, तो बहुत गर्व महसूस हुआ। परिवार को, साथ जाने वाले मित्रों को, सभी को, दोस्तों को अच्छा लगा कि नहीं मेरा दोस्त कहीं जा रहा है अच्छी जगह पे। फिर मैं और मेहनत करता गया। जैसे मुझे इसमें अचीवमेंट मिला तो और एनर्जी लेवल बढ़ा, तो मैं और मेहनत करता गया। फिर उसमें आगे प्लानिंग करता गया कि आगे तो सेलिब्रिटीज से मिलना है, बड़े बड़े लोगों से मिलने की प्लानिंग, उनकी पेंटिंग बनाने का, कि ये माध्यम बनता गया कि इनसे अमिताभ बच्चन साहब से मिलना हुआ मेरा, सलमान खान साहब से मिलना हुआ, उनके पोर्ट्रेट्स बनाए हेयर से मैंने। डिग्गी पैलेस में एग्जीबिशंस रही मेरी, जवाहर कला केंद्र में एग्जीबिशंस रही। फिर आकाशवाणी पे बुलावा आया, FM रेडियो पे बुलावा आया, और दूरदर्शन पे धरती दोहरारी। तो ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया। तो एक अच्छा लगा कि भाई जीवन में कुछ अच्छी चीजें हो रही है, जो पिछली मेहनत की उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। ग्रेट। तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत, उनका भी आपने जो है बालों से कुछ स्केच बनाया था। हाँ। और वो उनको भेंट भी किया था आपने। बिल्कुल। मैं जब स्टार्टिंग थी पेंटिंग्स की मेरी, तो मेरा जुनून था कि कुछ बड़े व्यक्ति से मिला जाए, महापुरुष से मिला जाए, किसी से। भैरव सिंह जी शेखावत उस समय बड़ा नाम था, उपराष्ट्रपति थे वो जी। तो मैंने कहा कि मैडम, तो फिर भी वसुंधरा मैम से भी मिलने का था। तो मैंने कहा मैडम से तो मुख्यमंत्री हैं, मैडम रहेंगी, और उपराष्ट्रपति से एज में भी भैरव सिंह जी शेखावत एज में भी ज्यादा थे, और उपराष्ट्रपति बड़ा पद था। तो मैंने सोचा कि भाई उपराष्ट्रपति जी से मिला जाए। तो मुझे मैसेज मिला कि वो जयपुर आए हुए हैं, तो मैंने मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं उनसे, उनका सहारा लिया बातचीत करके, और फिर वहाँ पहुंचे मिलने के लिए। तो उनका स्वभाव मजाकिया था, मजाक करते थे। तो जैसे ही मैं पेंटिंग लेके गया और मैंने प्रणाम करके कहा कि बाबू साहब आपकी ये पेंटिंग बनाई है, तो बाबू साहब ने देखी और मुस्कुरा के कहा कि ये पेंटिंग तो मैं भी बना लूं।
तो मैंने कहा दादा साहब अगर आप पेंटिंग बनाते तो बहुत बड़े कलाकार चित्रकार बनते हैं, आप राजनेता नहीं बनते। तो जो हंसने लगे ये तो बड़ा कलाकार आया है, क्योंकि कितने बड़े बड़े जवाब दे रहा है। तो मुझे मिलके आशीर्वाद दिया उन्होंने और बहुत अच्छा लगा, और उनसे मिलके मुझे लगा कि यार को आज उपराष्ट्रपति जी से इस कला के सारे मुलाकात हुई है, तो आदमी अगर ठान ले, सोच ले तो कुछ भी कर सकता है जीवन में, ये मेरा मानना। आप खेलकूद में भी काफी एक्टिव थे, पढ़ाई में भी आप काफी तेज हुआ करते थे और ज्यादातर समय आपका किताबों के साथ ही बीता है। बिल्कुल। जैसा कि आपका बचपन रहा, बचपन में आप पढ़ाई में काफी होशियार थे, देखा गया है काफी, और उस दौरान आपका डेली रूटीन फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह को लेकर भी काफी अच्छा था। आप ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 1 घंटा जो है संघ की शाखा में जाकर के और खेला करते थे, और उस वक्त हम साथ ही थे, आप और मैं साथ ही खेला करते थे। बिल्कुल। तो ये रूटीन क्या आज भी आपका है? हाँ, देखिए आपकी स्कूल टाइम में जो रूटीन रहता है, मॉर्निंग की स्कूल रहती थी, तो एक दिन पहले कपड़े वगैरह एकदम क्लीन करके, क्योंकि मॉनिटर था मैं, तो मुझे साफ सुथरे कपड़े पहन के और अप टू डेट होके, नाखून कटे हुए, बाल फिट एकदम से। तो मैं अपनी जगह जो मॉनिटर था तो पहली रैंक रहती थी मेरी, तो उसको अपडेट करने के लिए मुझे मेहनत करनी रहती थी, होमवर्क भी पूरा टाइम से करना रहता था। तो हमेशा क्या है कि जो विद्यार्थी जीवन से जो सीखते हुए चलते हैं, तो वो चीजें क्या अंदर उसमें समाहित हो जाती है अपने अंदर जी, तो वो रूटीन बन जाता है, और वो रूटीन आपको हेल्प करता है भविष्य में आगे चल के। तो वो चीजें मुझे हेल्प करती गई। जैसे मैं शाखा में भी जाता था तो मैं वहाँ पे मुझे दायित्व मिला हुआ था, और साथ में मैंने वहाँ प्राइज भी जीते हैं कई। तो मुझे याद है एक हमारे मान सिंह जी सर जो साथ में शाखा में आते थे हमारे साथ, तो इसी दौरान उन्होंने कुछ प्रतियोगिता रखी थी, जो सबसे ज्यादा सिंसियर रहेगा और टाइम टू टाइम आएगा, टाइम से जाएगा, और वो रूटीन चेक करेंगे, फिर उसके नंबर दिए जाएंगे, फिर उसमें जो पहला नंबर आएगा, सेकंड, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसमें भी मैंने फर्स्ट प्राइज जीता। वीर शिवाजी की पुस्तक मुझे आज भी याद है, वीर दुर्गादास जी की बुक है, वो मुझे प्राइज में दी गई। ग्रेट। हाँ। अच्छा, आप ये जो बालों से पेंटिंग वगैरह करते हैं, तो ये पेंटिंग करने के लिए बालों का जखीरा कहाँ से लाते हैं? देखिए कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो सुपर पावर से जुड़ी हुई होती है। तो मैं एक किस्सा बताना चाहता हूँ इसी में कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। जब मैं साइंस से पढ़ाई कर रहा था और कुछ न कुछ डिफरेंट करने की सोच रहा था, तो साइंस में ऐसा होता है कि जो स्पॉटिंग है, उनके डायग्राम्स बनाने हैं, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बहुत डीपली स्टडी करनी पड़ती है। जब 10th के बाद में आप 11th में आते हैं तो आपको विषय चुनाव करना रहता है। तो जब 10th में मेरे अच्छे नंबर थे तो और पढ़ाई में अच्छा था, तो अधिकतर जो समाज में ये धारणा रही है कि जो बच्चा पढ़ने में ज्यादा अच्छा है वो साइंस लेगा, या तो साइंस मैथ लेगा या साइंस बायो लेगा। तो मैंने साइंस बायो ली। साइंस बायो लेके मैंने उसमें प्रैक्टिकल करना, स्टडी करना, वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ाई करना, फिर खुद का इंटरेस्ट था। फिर आध्यात्म का सारा शुरू से मैं अच्छा लगता है मेरे को, मंदिर में जाना, जल चढ़ाना सूर्य भगवान को आगे। तो ऐसे करते हुए मेरा जीवन बढ़ रहा था। फिर मैंने संतों के जो प्रवचन सुनने हैं, संतों के बारे में उनकी जीवनी पढ़ना है, आध्यात्म के बारे में श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, उसको 1 से 18 अध्याय पढ़ा, फिर 1 से 18 अध्याय। तो उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो गूढ़ विषय हैं, जो अपने जीवन से बहुत ज्यादा तालमेल रखते हैं और आत्मबल, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। वो चीजें मैंने भगवत गीता से और आध्यात्म से सीखी है। तो ये सब चीजें जब जुड़ती गई तो एक दिन ऐसे ही मेरे दिमाग में, ये 2005 की बात है, मेरे दिमाग में विचार आया कि एक एक कोशिका से शरीर बना है और एक एक सिंगल हेयर कंघी करता है अपन तो बाल टूट जाते हैं। फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि महिलाएं कंघी करती हैं तो बाल टूटते हैं, वो 50 से 60 सेंटीमीटर लंबाई होती है एक सिंगल हेयर की। तो मेरे दिमाग में आया, मैं ओम का उच्चारण करता था, तो मेरे दिमाग में आया कि सिंगल हेयर से ओम बनाया जाए तो कैसा रहेगा, कैसा बनेगा, ये सवाल मेरे दिमाग में आया। दूसरे दिन फिर मैंने वैसे ही अपने प्रैक्टिकल बॉक्स को यूज किया और सिंगल हेयर से ओम बनाने की प्रैक्टिस की। एक सॉल्यूशन बनाया, उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे ओम बनाया। जब धीरे धीरे ओम बना तो ओम बनाने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये चीज पेंटिंग के रूप में बहुत सुंदर बनेगी। उसकी लाइनिंग भी आ रही थी। उससे मैंने फिर धीरे धीरे देखा ये
चित्र बनेंगे बाल से। तो वो मेरा स्टार्टिंग रहा, जो ओम बना, ओम फिर मैंने बना के घर वालों को दिखाया, उनका देखिए, तो बोला, मैंने कहा किससे बनाए, तो कहा पेन से, पेंसिल से। मैंने कहा नहीं, हेयर से, बाल से बना दिया मैंने। कहा बहुत सुंदर लग रहा है ये तो। ग्रेट। फिर बनी ठंडी बनाई मैंने, फिर गणेश जी की पेंटिंग बनाई। ऐसे करते करते सेलिब्रिटीज की, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आशोक गहलोत साहब, वसुंधरा मैडम की, ऐसे करते करते मैंने काफी 35 पेंटिंग्स मैंने बनाई है। उसमें नरेंद्र मोदी जी की बनाई है। ग्रेट। और अभी अपने जो मोदी जी की तो आपने मोदी जी को दे दी है शायद। हाँ, वो मेरी अभी प्लानिंग है, मोदी जी को देनी है। हाँ, देनी है। भैरव सिंह जी शेखावत जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, उनकी पेंटिंग आप उनको दे चुके हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ। और उसके अलावा आपने गांधी जी की भी एक पेंटिंग बनाई थी, जो आपने अशोक गहलोत जी की उनको दी है। बिल्कुल, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मैंने गांधी जी की जो बनाई थी हेयर से पेंटिंग, वो मैंने गहलोत साहब को गिफ्ट किया। कभी आपको लगा नहीं कि अशोक गहलोत जी की भी बनानी चाहिए? हाँ, गहलोत साहब की, फिर मेरे साथ वाले मित्रों ने कहा कि भाई आप, गहलोत साहब भी अच्छी भाई पर्सनैलिटी हैं, राजनेता हैं, तो आप उनकी पेंटिंग्स बनाइए। तो मैंने उनके जन्मदिन पे बनाई और उनका खुद का पोर्ट्रेट हेयर से बना के गिफ्ट किया उनको। ग्रेट 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 ग्रेट। अच्छा, आप आपके घर पे आपका जो कमरा है, उस कमरे में गिटार रखा हुआ है। हाँ। बिल्कुल। तो उस गिटार की क्या कहानी है? वो शो पीस है या आप उसको लेकर कुछ करते भी हैं? हाँ, मैं मतलब आर्टिस्ट जो रहता है वो क्या, उसको आर्ट से संबंधित म्यूजिक है, पेंटिंग्स हैं, कुछ लिखने का, जैसे मुझे लिखने का भी शौक है, तो कुछ कलेक्शन का शौक है मुझे। अब जैसे बांसुरी भी है मेरे पास में, तो बांसुरी को भी मैं प्रैक्टिस करके, देखिए कि जीवन में आगे सीखने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एक तो मेहनत, फिर आपकी इनर फीलिंग्स, आपकी हॉबी, आपका डेडिकेशन, ये चीजें जब जुड़ती है तो फिर अगला रिजल्ट उसमें अच्छा, कुछ न कुछ नया कुछ क्रिएट होता है, कुछ नया आविष्कार होता है, मेरा ये मानना है। तो जो जज्बे के साथ में उस चीज के पीछे लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, या उसकी मेहनत करते रहते हैं लगातार, तो उसका एक रिजल्ट अलग ही आता है, ये मेरा मानना है। आप कई बड़ी हस्तियों से मिले हैं, उनमें से एक सलमान खान भी रहे हैं, और कहा जाता है कि सलमान खान से मिलने के लिए पहले शेरा से होकर गुजरना होता है। तो शेरा से कोई परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हमारा एक वाकया अच्छा यादगार रहा कि वीर फिल्म की शूटिंग जयपुर में चल रही थी, और सलमान खान साहब यहाँ आए हुए थे। तो मुझे मैसेज मिला, मेरे फ्रेंड है उनके थ्रू, कि सलमान खान साहब अब कानोता में शूटिंग चल रही है, और वहाँ, और मैंने क्या है कि कुछ समय पहले ही पेंटिंग बना के उनकी हेयर से पोर्ट्रेट बना के और तैयार किया था। तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सर वीर फिल्म की शूटिंग चल रही है कानोता में, और एक कोशिश कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, हम पेंटिंग लेके और वहाँ गए, तो हम फुल क्राउड था, चारों तरफ से सभी जनता, खूब भीड़ थी। हमने कहा यहाँ कैसे मिला जाएगा उनसे, लेकिन हमने कोशिश की। तो मेरे मित्र हैं सलीम इदरीसी जी, तो उन्होंने वहाँ अंदर कांटेक्ट किया, तो जग्गी जो है उनके बॉडीगार्ड, वो और उनकी मुलाकात थी। तो हमने जग्गी से मुलाकात करके उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया और कहा कि ये हेयर से जो भाई का पेंटिंग बनाया सलमान भाई का, ये आर्टिस्ट हैं डॉक्टर अनिल सैनी। तो जब हेयर से पेंटिंग उन्होंने देखी, देखते उन्होंने कहा यार ये तो बहुत जबरदस्त अच्छी बनाई है बहुत। तो कहा अभी भाई शूट कर रहे हैं, जैसे ही अभी इंटरवल होगा तो मैं उनके कान में कह दूंगा कि आपका पोर्ट्रेट बनाया, क्योंकि उनको भी पेंटिंग का शौक है। तो जैसे ही उन्होंने आगे मैसेज दिया और जैसे इंटरवल हुआ तो वहां से इशारा हुआ कि हाँ पेंटिंग लेके आइए। फिर हम गए, जाके हमने सलमान खान को दिखाया कि देखिए भाई आपकी हेयर से पेंटिंग बनाई है। तो उन्होंने देखा इसे और मुझे कहा कि आपके दिमाग में कैसे है कि ये हेयर से पेंटिंग बन सकती है। मैंने कहा भाई मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बीएससी का, और हमेशा कुछ न कुछ करता रहता हूँ, तो मेरे दिमाग में आइडिया आया और ये मैंने जिसमें हेयर से आपका पोर्ट्रेट बनाया। तो उन्होंने उसके ऊपर ऑटोग्राफ दिया और लिखा लॉट ऑफ लव, ग्रेट वर्क, गॉड ब्लेस यू सलमान खान। ग्रेट। वो आपको वापस दे दिया, उन्होंने रख लिया? वो ऑटोग्राफ करके जब ऑटोग्राफ करवाया मैंने, तो पेंटिंग मेरे पास रह गई। क्या बात है। और फिर दूसरे दिन पूरी मीडिया में, अखबारों में वो न्यूज, सलमान खान के साथ मेरी फोटो और सारी न्यूज आई उसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया में, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में। तो मेरे फ्रेंड्स के और सबके फोन आए कि अरे आप सलमान से मिल लिए, कब मिले, हमें भी मिलाइए, कैसा रहा सारा, बहुत अच्छा, मतलब पूरा दिन ऐसे एनर्जेटिक गया दूसरा दिन मेरा।
और बहुत इंटरेस्ट है। छुपे रुस्तम निकले आप। कहा जा सकता है कि आप मतलब सेलिब्रिटीज से मिलने के लिए ही उनकी पेंटिंग बनाते हैं। हाँ, अब जैसे कुछ तो जैसे शौक भी था कुछ। मेरी पेंटिंग में बहुत समय लगता है, मेहनत लगती है, 15 से 20 दिन में एक पेंटिंग बनती है। तो एक तो खुद की आर्ट में मजा आता है बनाने में मेरे को, और फिर अगर जैसे आइडल है कोई या किसी से मिलना है अपने को, सेलिब्रिटी, सबकी इच्छा रहती है किसी से न किसी से मिलने की, क्योंकि वो उसके आदर्श रहते हैं। तो बच्चन साहब का भी मैंने बनाया। ग्रेट। तो डिगी पैलेस में जो लिटरेचर फेस्टिवल होता है उसमें बच्चन साहब की पेंटिंग दी गई उनके पास, उन्होंने देखा हेयर से बनी हुई है, तो बच्चन साहब को बहुत पसंद आई, वो पेंटिंग लेके गए, उनके पास है। तो बालों से जब आप पेंटिंग करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे, क्या उस ग्लू यूज करते हैं, फेविकॉल यूज करते हैं, या किस तरीके से उनको सेट करते हैं आप? पेंटिंग में हमेशा क्या होता है कि स्केचिंग होती है हमारी, स्केचिंग से हमने प्रैक्टिस मेजरमेंट लेने का रहता है कि कैसे कोई चीज बनानी है, फोकस करना है उसको, कौन सी चीज बनानी है, कैसे बनानी है, उसका हम पेंसिल से स्केचिंग रहता है। तो स्केचिंग करते करते अभ्यास हो जाता है। तो अभ्यास होने के बाद में क्या है कि मैंने एक अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं, जैसे इंडियंस हैं, फॉरेनर्स हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, उनकी अलग अलग विधाएं रही है। अब हमने भी जैसे मैंने MA किया ड्राइंग पेंटिंग से, तो हमने जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनकी शैलियों के बारे में पढ़ा है। MM हुसैन है, NS बेंद्रे है, और जैसे राजा रवि वर्मा है, जैसे मॉडर्न आर्टिस्ट है, कंटेम्प्रेरी। तो ये जो अलग अलग विधाएं उनकी पढ़ी है, अलग अलग शैलियां, तो उन शैलियों से हमने कुछ न कुछ सीखा है। उन शैलियों से पढ़ के हम आर्टिस्ट खुद का कुछ क्रिएट करता है, जब उसको अभ्यास हो जाता है, कई चीजों में आगे निकल जाता है, तो वो फिर उसको खुद की शैली क्रिएट कर लेता है वो। तो वो शैलियां फेमस होती है कि इस आर्टिस्ट ने क्या दिमाग लगाया है, कैसे उस चीज का चुनाव किया है, कैसे उस चीज को बना के सामने जनता के, दुनिया के सामने रिप्रेजेंट किया उसको। ग्रेट। तो मैंने भी ऐसे ही हेयर से लाइनिंग जो अच्छी आई, फिर लाइनिंग से मैंने बनाना शुरू किया, कुछ ऐसी चीजें, टूल्स वगैरह क्रिएट किए, सॉल्यूशन क्रिएट किया, फिर धीरे धीरे उस पर धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा उसमें। मेन जो मेरा फोकस है उसमें सिटिंग देना, बैठना, धैर्य रखना और इत्मीनान से उसको बनाना, इतना समय और पेशेंस आज के समय में मुश्किल है। बिल्कुल, आज के युग में तो वैसे भी बहुत कम पेशेंस है, भागदौड़ वाला जीवन है, व्हाट्सएप का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, तो जल्दी से कोई चीज, हर व्यक्ति जल्दी में है। तो वो जल्दी, और ये मोबाइल की वजह से आजकल आप देखेंगे तनाव, अनिद्रा, बच्चों में देखिए आजकल मोबाइल छूटता ही नहीं है बच्चों से। अपने समय में बुक्स रहती थी, बुक से पढ़ाई करना रहता था, खुद ही सब कुछ सर्च करना, मेहनत करना, सभी चीजें ढूंढना, एफर्ट्स करना, लाइब्रेरीज वगैरह को यूज करना। लेकिन अभी आजकल मोबाइल का जमाना है, तो फास्ट हो गई है दुनिया बहुत ज्यादा। खुद के लिए समय जरूरी है, योगा अभ्यास, मेडिटेशन, ये चीजें हैं बहुत जरूरी है अपने लिए। खुद को एक एस्टेब्लिश, एक आत्मबल बढ़ाने के लिए और खुद को स्थापित करने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी है। क्या कभी आपने किसी को पैसे का या किसी और चीज का लालच देकर गंजा होने के लिए कहा है, उसके बाद हमारे काम आ जाए? देखिए, अधिकतर मुझे मतलब क्या है कि वो सोसाइटी में ऐसे रहते हैं कि जैसे कई बार क्वेश्चन, जैसे स्टार्टिंग थी तो कहते थे, मजाक उड़ाते थे, बालों से क्या है, बालों से तो समय खराब होने वाली बात है, बालों से कोई हो। जब मैंने ये चीजें की, अवार्ड मिले मुझे, न्यूज़पेपर्स में आए, मीडिया में इंटरव्यूज वगैरह आने लगे, तो फिर वही लोग कहने लगे, नहीं नहीं हम तो कहते थे इसको कि नहीं नहीं करो, आप करो, अच्छा है, नहीं नहीं हमारे मित्र हैं, अच्छा, मैंने कहा था। ये चीजें होती है। अब जैसे क्या है कि अधिकतर मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप बाल कहाँ से लाते हो इकट्ठे करने, लेकिन मैंने क्या है, वन मैन शो किया है, एक ही व्यक्ति, और मैंने क्या है, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कहीं कुछ पैसा लगाया है, या कहीं घर वालों से पैसे लेके कहीं कोई कोर्स करके आया हूं मैं, ऐसा नहीं। मैंने विद्या को विद्या से मल्टीप्लाई किया। ग्रेट। और इसमें क्या है कि कहीं से बाहर से हमें बाल इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मतलब कह सकते हैं कि आर्ट्स में भी आपकी साइंस काम आ गई। हाँ, तो देखिए कि फैमिली मेंबर्स होते हैं, डेली कॉम करना पड़ता है, कॉम करने के बाद हेयर फॉल होता है, उस हेयर फॉल को मैं सुरक्षित रख लेता हूँ जिप पाउच में। फिर जब पेंटिंग बनानी होती है तो सिंगल सिंगल हेयर काम लेना रहता है, तो इतना अभी मैं आउटलाइन पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या ज्यादा इकट्ठे हेयर करने की जरूरत नहीं है, बस हाँ, घर में जो फैमिली मेंबर्स हैं कॉम करते हैं, हेयर फॉल होता है, बस वो हेयर फॉल से पेंटिंग बन जाती है। ग्रेट। ज्यादा इकट्ठा करना और ज्यादा उसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये पेंटिंग्स फीमेल हेयर से ही बनती है, फीमेल्स के हेयर लंबे होते हैं, लंबे हेयर से ही वो घुमाव अच्छा आता है, कट हेयर काम नहीं आएगा, वेस्टेज है वो।
ग्रेट। हाँ, तो ये खास बात है पेंटिंग की। आप शेरो शायरी भी करते हैं? बिल्कुल। तो किस तरह की शायरी आपको पसंद है? जब खाली समय होता है या जैसे कुछ विचार आते रहते हैं तो मैं नोट डाउन कर लिया करता हूँ और मैं लिखता हूँ। लिखने का शौक है, सीटी बजाता हूँ। हाँ, सीटी। हाँ। ये गंदी आदत भी है। नहीं, ये अच्छी आदत, आर्टिस्टिक आदत है। अच्छा, कलात्मक है ये। कलात्मक है। ग्रेट ग्रेट। कि आर्टिस्ट है ना, हमेशा आर्ट को लेके उसको हर विधा में। तो सीटी की धुन में कुछ सुनाइए ना। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? जो आपके सबसे ज्यादा दिल के करीब हो। क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। मतलब इस ऐड को भी आपने खूबसूरती से अपने अंदर समा रखा है। बिल्कुल। ग्रेट। वैसे सिटी बजाना जो है वो ऐड ही माना जाता है, लेकिन आपने इसको कला बना रखा है पॉजिटिव तरीके से उसको आर्ट के अंदर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ये भी खाली समय का यूज करने के, ग्रेट समय का यूज भी और एक कलात्मक चीज। बिल्कुल आर्ट फॉर्म में आपने इसको ढाला है अपने अंदर, और वाकई बहुत काबिल तारीफ है। बिल्कुल। और अब बात की जाती है 2025 शुरू हो चुका है, तो 2025 में आपकी क्या योजनाएं हैं? बिल्कुल। अब आप और किस चीज से पेंटिंग करने का विचार कर रहे हैं, या बालों से ही किस बड़ी शख्सियत का पोर्ट्रेट बनाकर आप गिफ्ट करने की सोच रहे हैं? मैंने रिसेंटली देवानंद साहब का पोर्ट्रेट बनाया है जी, और जवाहर कला केंद्र में एग्जीबिशंस रही है, उसमें मैंने उसको प्रदर्शित किया था। और मैंने एक हरे कृष्णा महामंत्र बनाया है। जी जी जी। और वो सुंदर सुंदर उसमें लाइनिंग है, उसमें ओम भी बनाया है और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो महामंत्र मैंने हेयर। सबसे पहले आपने क्या लिखा, क्या बनाया था बालों से? स्टार्टिंग में सबसे पहले ओम बना के मैंने शुरुआत की है। ग्रेट ग्रेट, जो कि महामंत्र है। बिल्कुल महामंत्र। सृष्टि की शुरुआत जो ओम से हुई है, तो ओम बना के किया है। तो उसके बाद ये विधा रुकी नहीं है कहीं पे, आगे से आगे बढ़ती गई है। ग्रेट ग्रेट। और अब करंट जीके में क्रिश्चियन बन रहे हैं, कला संस्कृति में क्रिश्चियन बन के कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं। तो मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं और बच्चों के स्टूडेंट्स के फोन आते हैं कि सर आज कोचिंग में आपका सवाल पढ़ा है, आपके बारे में पढ़ा सर, हमें बहुत गर्व महसूस हुआ, अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है कि जो मेहनत, अभ्यास, प्रयास और जो भागदौड़ की है और जो सोच था और जो था कि कुछ करना है जीवन में, तो ये जब सारी चीजें सुनने को मिलती है, ये पब्लिश होती हैं, तो अच्छा लगता है, एक एनर्जी आती है कि चलो जीवन में जाने के बाद किसी न किसी तरीके से कुछ याद किया जाएगा थोड़ा बहुत। अच्छा, शेरो शायरी जो आप लिखते हैं, हाँ, तो उसमें आपके मेन क्या कौन सा सेगमेंट होता है आपका लिखने का? अब जैसे कभी लिखने का और ऐसे विचार होता है, तो जैसे आर्ट के ऊपर लिखने, कलाकारी में और जीवन से संबंधित कुछ गूढ़ रहस्य, संघर्ष, विचार जो जहन में आते हैं, उनका ताना बाना जोड़ते हुए मैं उनको शब्दों में पिरो के लिखता हूँ। कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल, मैं सुनाता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, नित नूतन नया सवेरा है, नित नूतन नया सवेरा है, क्या बात है। चाहूं और फैला उजियारा है जी, चाहूं और फैला उजियारा है, समुद्र को लांग कर, समुद्र को लांग कर, पुनः सोई शक्ति को याद कर, सोई शक्ति को याद कर, राम राज का काज है, ये राम राज का काज है। ग्रेट। तुम बन जाओ
हनुमान देश के, तुम बन जाओ हनुमान देश के। माँ भारती पुकार रही है। क्या बात है। माँ भारती पुकार रही है। उस आंचल को याद करो, उस आंचल को याद करो जहां शिवाजी संग्राम लड़े। क्या बात है। उस आंचल को याद करो जहां शिवाजी संग्राम लड़े, जहां लक्ष्मीबाई जन्मी है, जहां लक्ष्मीबाई जन्मी है। वो वीर हिमालय से भगत सिंह, वो वीर हिमालय से भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु पूत हुए। लहू से सींचा इस धरती को, लहू से सींचा इस धरती को, केसरिया आसमान हुआ, केसरिया आसमान हुआ। क्या बात है। तुम भी ए वीर सुनो, तुम भी ए वीर सुनो, माँ का कर चुकाना है, माँ का कर चुकाना है जी। तुम सांगा हो, तुम राणा हो, तुम सांगा हो, तुम राणा हो, तुम चंद्र हो, तुम भाल हो। क्या बात है। तुम भारत के लाल हो, तुम भारत के लाल हो। बहुत खूब। रणभेरी के गान से, रणभेरी की गान से हर दिशा अब गूंज रही है, हर दिशा अब गूंज रही है। तुम भारत हो, तुम हनुमान हो, तुम भारत हो, तुम हनुमान हो, तुम राम के लाल हो, तुम राम के लाल हो, तुम राम के लाल हो। क्या बात है। जय हिंद, जय भारत। एक तो आपकी लेखनी से आपकी राष्ट्रवादिता प्रकट होती है, दूसरा आप मोटिवेशनल वीर रस की कविताएं लिखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल, मुझे बचपन से ही जैसे शाखा में जाना, महापुरुषों के बारे में पढ़ना, भगत सिंह जी की बुक्स मैंने जैसे पढ़ी है, वीर भगत सिंह, सुखदेव क्रांतिकारी रहे। तो जब जीवन में आगे बढ़ते हैं कॉलेज लाइफ में, तो वीर भगत मतलब शहीद भगत सिंह जी को सभी पढ़ना पसंद करते हैं, युवा क्रांतिकारियों को। चंद्रशेखर आजाद हुए और सुखदेव, भगत सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई। संघ की शाखा का भी इसमें योगदान है। बिल्कुल, क्योंकि हमें उसमें बौद्धिक और ये जो चीजें महापुरुषों के बारे में और वीर क्रांतिकारियों की जो गाथाएं वही सुनाई जाती है। हाँ। शिविर लगते हैं, उसमें जाना, फिर वहाँ सारे प्रचारक आते हैं, वो बौद्धिक देने के लिए आते हैं, समझाते हैं, बताते हैं उनके बारे में, राष्ट्रभक्ति के बारे में जो चीजें बताई जाती है, तो वो बहुत ओतप्रोत करती है और झकझोर देती है, आम व्यक्ति को झकझोर देती है अंदर से। तो वो जरूरी है, आवश्यक है वो। अब एक क्विक रेस्पॉन्स का हम छोटा सा गेम खेलेंगे, जिसमें कि मैं आपको एक शब्द दूंगा और उस शब्द पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, त्वरित प्रक्रिया, वो आप बताइएगा। राम मंदिर। राम मंदिर बचपन से हमारा जुड़ा हुआ है कि जब शाखा में जाते थे और राम मंदिर के बारे में सारी चीजें कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, टेंट में विराजमान है रामलला। तो दुख होता था कि जब भारत देश के अंदर जहाँ भगवान अवतार लेके आए हैं वहीं अगर भगवान का मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा। तो इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा जुनून और ऐसे था कि नहीं, मंदिर तो बनना चाहिए। तो जब ये साकार हुआ और मंदिर बना तो बहुत प्राण प्रतिष्ठा के जो प्रोग्राम हुए हमने खूब उसमें एंजॉय किया, नाचे गाए झूमे और खूब अच्छा बढ़िया हमने कलश यात्रा निकाली। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे का मैंने पेंटिंग बनाया हेयर से, पोर्ट्रेट बनाया उनका, और हम मुंबई भी गए, उनसे मिलने का प्रयास भी किया। तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि वो अस्वस्थ थे उस समय, बीमार थे। तो हम फिर शिवसेना के जो ऑफिस है वहां पे हमने वो पेंटिंग उनकी गिफ्ट की। पप्पू। जैसे ठीक है, सब कहते हैं लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि क्या कहते हैं लोग, तो एक शब्द बोला है। लेकिन क्या है, कुछ चीजों को अब मैं ना हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला आदमी हूँ तो कुछ चीजों को क्या है कि उसी स्तर पर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं, मैंने किसी का कोई नाम नहीं लिया, वो एक नाम है आमतौर पर, कॉमन नाम। बिल्कुल। रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी एक युवा नेता है और बोलने में, जैसे हम भी मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, जोधपुर से, तो उनका बोलने का जो लहजा है, काम का स्टाइल है, युवा है वो, और अभी काम करने का जोश है उनमें, तो अच्छे नेता हैं, युवा नेता हैं, तो अच्छा। जोधपुर। जोधपुर अपने आप में एक अच्छा शहर है, बहुत सूर्य नगरी, ब्लू सिटी जिसे कहते हैं।
तो कई बार मूवी में भी जो गाने हैं उसके अंदर उनका जोधपुर सिटी के दृश्य देख के अच्छा लगता है। मेहरानगढ़ किला है वहाँ पे, कायलाना है, तो जसवंतड़ा है, तो कई फेमस चीजें हैं। जोधपुर सिटी अट्रैक्ट करती है और हमारी जड़ें वहीं से रही है, तो अच्छा। इटली इटली का नाम आते ही जाहिर सी बात है कि भाई अपने जो राजनेता रहे हैं उनके बारे में, तो ठीक है, इटली अच्छा शहर है। हमारे आर्टिस्ट भी रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं इटली से, मूर्तिकार हुए हैं, कलाकार, चित्रकार हुए हैं, तो अच्छा शहर है। उर्फी जावेद तो वो अपने अलग अलग जो ड्रेसेस सेंस को लेके वो सुर्खियों में रहती है। तो अपनी क्रिएटिविटी भाई अपने, वो भी तो कला ही है। वो अपने भाई जो क्रिएटिविटी है उसका प्रदर्शन करती हूँ। वो उनका एक अलग लहजा, एक अलग है उनका व्यक्त करने का। मोदी जी एक महापुरुष हैं और भारत देश का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले और हर क्षेत्र में आज भारत प्रोग्रेस कर रहा है। तो हमें खुद भी उनसे सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। युवा हैं तो अच्छा लगता है, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, तो हमें भी लगता है कि हम भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र में कुछ ऐसे आविष्कार करें, कुछ अच्छी चीजें करें और जिससे देश का नाम रोशन हो विश्व के अंदर, विश्व पटल पे भारत जो विश्व गुरु बनना चाहता है तो उसके लिए जो अग्रसर हैं उसमें सभी का सहयोग जरूरी है। भारत रत्न एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने भारतवासियों के लिए। तो हर क्षेत्र में जैसे जो अच्छा काम करते हैं और तो सभी की इच्छा होती है, तो मैं भी जीवन में ये चाहूंगा कि कुछ और अच्छा करें, आगे बढ़े जीवन में, तो उस उपलब्धि तक पहुंचे। यानी आप चाहते हैं कि पद्मश्री या भारत रत्न आपको मिले? बिल्कुल, मैं जो ये चीज कर रहा हूँ, एफर्ट्स मेहनत कर रहा हूँ, तो अब जैसे इतनी चीजें मैंने की है, आज 2007-8 से लगातार इतने वर्ष हो गए हैं कंटिन्यू, आज 16-17 वर्ष हो गए हैं मैं इसी विधा को लेकर कार्य कर रहा हूँ। तो मैंने पद्मश्री के लिए भी अप्लाई किया था लास्ट ईयर, अब आगे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो जरूरी है जीवन में आगे बढ़ते रहना ही, यही एक विचार होना चाहिए कि एक अचीवमेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो जीवन में प्रोग्रेस होनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये मेरी विचार है, मेरी भावना है। अच्छा, ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अगर आपको टिकट देकर विधायक या सांसद का चुनाव लड़ाना चाहे तो आप मना नहीं कर पाएंगे? उसके लिए मैं विचार करूंगा कि वो सिचुएशन और परिस्थिति कैसी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं विचार करूंगा कि क्या हो सकता है। मतलब राजनीति में आने से परहेज तो नहीं है? समय और परिस्थिति क्या करवा देगा और क्या सिचुएशंस बनती है वो ऊपर वाले के हाथ में होती है। कभी गिल्ली डंडा खेले? हाँ बिल्कुल खेले। कैसा गेम लगा? मेरा क्या है कि लेफ्ट हैंड चलता है, मैं बाएं हाथ का चित्रकार हूँ, तो बायां हाथ ही मेरे लेखनी में, लिखने में, तो बाएं हाथ से खेलता हूँ मैं। तो गिल्ली डंडे का इतना मेरा अच्छा शौक था, तो मजबूत सी लकड़ी लेके और जब मैं उल्टे हाथ से शॉट लगाता था तो बहुत आगे तक वो जाती थी। वो मैंने देखा हुआ है। हाँ, तो जो बाएं हाथ का जो शॉट लगता था ना, तो उसका जबरदस्त, तो मुझे इंटरेस्ट था ऐसे बचपन से, तो गिल्ली डंडे खेलने का ऐसे, और अच्छा खेलता था उसमें। क्या कभी किसी फिल्म मेकर ने आपको इस बात के लिए अप्रोच किया कि क्यों ना आपके जीवन पर एक फिल्म बनाई जाए? बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि अगर मुझे मौका मिले और ऐसा कुछ रहे तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों के साथ में वास्तव में चाहूँगा कि एक ऐसी मूवी बना के तैयार की जाए जो समाज के लिए, विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, सभी हर क्षेत्र में वो एक ठोस, क्योंकि हम नॉर्मल परिवार से रहे हैं, तो उस स्ट्रगल को, उस मेहनत को, उस जज्बे को धीरे धीरे लेके आगे बढ़े। और मुझे अभी तक कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला है, मैं वन मैन शो का काम करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तक इस लेवल पे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बनाया मैंने, और इतने सेलिब्रिटीज से मिल चुका हूँ, इतनी चीजें की है, इतनी जगह सारी चीजें की है, तो अभी तक वन मैन शो इतनी मेहनत करके मैं इतने सालों से लगातार मेहनत ही कर रहा हूँ। अभी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला मुझे, ना तो गवर्नमेंट से, नहीं किसी इस तरीके से। और मैं, मेरा कलेक्शन है, जल्दी से सेल नहीं करना चाहता हूँ, मैं उसको एज ए म्यूजियम चलाना चाहता हूँ, उसको दिखाने का टिकट लगा के मेरी पेंटिंग्स को दिखाना चाहता हूँ।
कभी आपने सोचा कि आप जो लिखते हैं शेरो शायरी वगैरह, क्यों ना उनको फिल्मों में दिया जाए? हाँ, मेरे पास एक अच्छा कलेक्शन है। जैसे मैंने कलाकार पे लिखा है कि वक्त ए कम वक्त न जाने की करता है। जब उसका स्ट्रगल रहता है ना, तो वो ऐसे दुखी होकर लिखता है, वक्त ए कम वक्त न जाने की करता है, उस घड़ी तक पहुंचने में क्यों देरी करता है, उस घड़ी तक पहुंचने में क्यों देरी करता है। देख, कलाकार की इस कला ने अपना हुनर गढ़ लिया है, फिर भी तू देरी करता है। क्या बात फिर भी तू देरी करता है। क्या तेरा कोई ईमान नहीं, या बेईमान सदा रहता है? इसीलिए कलाकार परेशान सदा रहता है, परेशान सदा रहता है, परेशान सदा रहता है। क्या बात है। ये सभी आर्टिस्टों के ऊपर जुड़ी हुई चीजें हैं। आप किसी भी पहलू से देख लीजिए और आप आर्टिस्टों से पूछिए तो वो चीज जरूर निकलेगी, तो कितना स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है। कुछ अब जैसे पहले तो म्यूजिक और ड्राइंग, डांस वगैरह ये तो बच्चों को सीखने के लिए, नहीं ये तो बेकार की चीजें हैं, आप तो साइंस लो, आप ये अब सारे ही बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे क्या? नहीं बन सकते। तो आप जब किसी बच्चे में क्रिएटिविटी है, कुछ अलग है। अब आज देखिए, मैं साइंस का स्टूडेंट रहते हुए आर्ट के अंदर एक ऐसी विधा को जन्म दिया है जो बहुत ही एक लंबा फील्ड हो गया है, एक लंबा क्षेत्र हो गया है। तो उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं और नए नए प्रयोग हो सकते हैं, उसको सिखाया जा सकता है। और कला संस्कृति में एक बहुत बड़े लेवल पे वो चीज जा रही है। आप खुद उस चीज को महसूस कीजिए। बिल्कुल। कि जब अपन स्कूल में थे, कॉलेज में, फिर आज जब आपके दोस्त आपके साथ में बैठे और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपको खुद को कैसा लग रहा है? बिल्कुल। कि आज इतने अचीवमेंट होने के बाद में, और फिर मैं ये भी चीज मैं महसूस कर रहा हूँ कि भाई आप दिल से जुड़ाव रहा है अपना। तो आपने भी महसूस किया है कि भाई अपने मित्र हैं, अपने भाई हैं, तो उनकी जो विधा है, उनकी आर्ट है, उनके बारे में कुछ ऐसा किया जाए या उनके बारे में कुछ ऐसा तैयार किया जाए। तो ये मैं समझ सकता हूँ आपकी भावनाओं को। बिल्कुल। और कुछ हमारी बातचीत में रह गया हो जो दर्शकों का जानना जरूरी है? हाँ, तो आप बताना चाहेंगे? हाँ, अभी वैसे तो सारी चीजें कवर हो गई है इसमें, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आपके अंदर से विचार अच्छे होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, फिर आपका माइंड है उसी डायरेक्शन में काम करना चाहिए, और फिर आप उसमें सतत मेहनत करते हुए लगातार उस पर आप आगे बढ़ते रहने चाहिए। तो आपका जो लक्ष्य है वो आपको जरूर मिलेगा, आपको जरूर प्राप्त होगा, आप वहां जरूर पहुंचेंगे। पूरे डेडिकेशन के साथ 100% आप मेहनत करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। ये मेरी सोच और भावना है। 100% रिजल्ट मिलेंगे अगर 100% मेहनत की जाएगी तो। अब चलते चलते हमारे दर्शकों से आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई संदेश अपनी तरफ से जारी करना चाहेंगे दर्शकों के लिए? हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा जीवन ईश्वर ने दिया है, तो विद्यार्थी हैं, विद्या में, पढ़ाई में पारंगत हो, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें, अच्छे अच्छे जो आइडल महापुरुष हैं उनके बारे में पढ़ें, उनको पढ़कर निरंतर आगे बढ़ें। और जो अभी मोबाइल का जो यूज है वो मोबाइल का यूज कम करें, जब आपको आवश्यकता हो तभी आप यूज करें। ऐसे नहीं कि आप उसके एडिक्ट हो गए हैं, तनाव में, टेंशन में आ गए हैं, या मोबाइल घर वालों ने आपसे ले लिया तो आप सुसाइड कर रहे हैं, आप कूद रहे हैं, आप गिर रहे हैं। ये गलत चीजें हैं, बहुत कुछ गलत है। असलियत आपको सीखने को मिलेगी बुक्स के अंदर। भगवत गीता पढ़िए, मंदिर जाइए, महापुरुषों के बारे में पढ़िए, देशभक्ति के बारे में अच्छे कार्य कीजिए, समाज को, सोसाइटी को अच्छे काम दीजिए, उसमें आप इन्वॉल्व होइए, खेल कूद में आप भाग लीजिए आगे। और हर क्षेत्र में आजकल बिल्कुल जो टैलेंट है उसकी कमी नहीं है, तो आप मेहनत और अभ्यास से निरंतर आगे बढ़ के इसमें अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप भी प्राइज हैं, गिफ्ट हैं, इनाम है, आपका नाम आगे ले जा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको सतत अभ्यास और मेहनत और आपकी क्रिएटिविटी, विचारों की, सशक्त विचारों की जरूरत होगी। उसके सारे ही आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि इतना बड़ा फील्ड है, इतना अच्छा संसार बनाया है परमात्मा ने, तो आप किसी भी फील्ड को चूज करके, आपकी हॉबी है, उस हॉबी को भी आप बढ़ा के आजीविका का रूप दे सकते हैं। अभी कौशल विकास का जैसे चल रहा है, तो गवर्नमेंट भी आपको हर क्षेत्र में सपोर्ट कर रही है, बिजनेस स्टार्टअप्स वगैरह में आप आगे जा सकते हैं। तो मैं भी ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा हेयर पेंटिंग का कंसेप्ट है वो गवर्नमेंट क्या है कि गवर्नमेंट के साथ या किसी अच्छे घराने के साथ मिलके, बिजनेस घराने के साथ में मिलके, कि मेरी पेंटिंग डिस्प्ले की जाए म्यूजियम टाइप में, उसका टिकट लगे, और पर्यटकों के लिए कला संस्कृति में जो ये चीज़ है और आगे जाए, और फॉरेनर्स वगैरह, स्टूडेंट्स, विद्यार्थी देखें उसे। तो जो पेंटिंग्स है, मेडिटेशन, योगा और उससे सब चीज़ें जुड़ी हुई है इससे, और बहुत बारीक बारीक पेंटिंग बनती है, तो उससे बहुत नॉलेज मिलता है देखने वालों को, क्योंकि इतना
बारीक और व्यर्थ चीज से कोई पेंटिंग आर्ट के अंदर कोई नई फॉर्म क्रिएट की जा सकती है। अभी इसमें बहुत संभावनाएं है हेयर पेंटिंग में। इसमें पेंटिंग के साथ में कलर भी यूज किया जा सकता है, मिक्स मीडिया में भी पेंटिंग्स आगे बन सकती हैं। इंस्टॉलेशन मैंने किया था कुछ जवाहर कला केंद्र में, इंस्टॉलेशन करके भी फिर एक इसमें जैसे अपने करंट जीके के अंदर क्वेश्चन बन के चल रही है, तो ये विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छा, समाज के लिए प्रेरणादायक चीज है, बहुत अच्छी चीजें हैं। हेयर पेंटिंग में भी काफी एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। बिल्कुल, इसको एज ए प्रैक्टिकल भी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाया जा सकता है। उससे बच्चे क्या है कि उसका मेंटली विकास होगा, तो उसको सीखने को मिलेगा, उसको वो ध्यान केंद्रित होगा उसमें उसका, तो एक मेडिटेशन का रूप होगा। और कुछ जैसे तनाव, टेंशन भी दूर होगा इससे, अगर पेंटिंग्स, ऐसी पेंटिंग्स को बढ़ावा दिया जाए, बच्चे इसको बनाए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लस उनका विकास, सार्वंगिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा बच्चे का। और तनाव, मेडिटेशन, तनाव टेंशन से दूर रहेंगे, वो एक मेडिटेशन का सहारा होगा। ये तो हमारे साथ अनिल सेन, हेयर पेंटिंग आर्टिस्ट, और अगली कड़ी हमारी अगले शनिवार को रिलीज होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अनकट टॉक्स विद प्रशांत जो है अब हर शनिवार को शाम को 4 बजे रिलीज होगा, और हर बार एक नई हस्ती होगी, एक नई शख्सियत होगी, कुछ नई बातें होंगी, कुछ नई सीख होगी, कुछ नई प्रेरणा होगी। मिलते हैं अगले शनिवार ठीक शाम 4 बजे। अभी के लिए अनुमति दीजिए, धन्यवाद। थैंक यू।